का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर कौन सी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। क्या दुनिया की फैक्ट्री चीन सचमुच आर्थिक मुश्किल में है? क्या चीन के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो चीन की अर्थव्यवस्था को बड़े संकट की तरफ धकेल सकता है? इसका क्या असर पड़ेगा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनीतिक संभावनाओं पर? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब क्वाड की बैठक में दुनिया के देश चीन के खिलाफ पेशबंदी कर रहे हैं, तब चीन अपने भीतर अपनी अर्थव्यवस्था की कैसी गहरी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसके बारे में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जानकारी कम है, क्योंकि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी चुनौतियों में फंसी हुई हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बहुत ज़रूरी खबरें देश के मोर्चे से हैं, जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। ठीक है, और देश के मोर्चे से कौन सी बड़ी खबरें हैं उसके लिए देखिए ऑन द शो, जिससे पता चलेगा कि ये शो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेगा। तो शुरुआत होगी सरकार के कदम से क्यों मची अफरा तफरी, इसके बाद पावर क्राइसिस का हल कहीं बढ़ा ना दे और मुश्किलें, क्यों बंद हो रहे हैं रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, और महंगी होंगी टेलीकॉम सेवाएं। बात होगी आज रुपए पर भी कि डॉलर के मुकाबले आखिर क्यों दुबला हो रहा है रुपया, और जैसा अंशुमान जी ने बताया सबसे विस्तार से बात होगी गहरे संकट में फंसे चीन की। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी, रिलायंस बीपी के मोबिलिटी लिमिटेड ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कीमतें नियंत्रित होने की वजह से उनका फ्यूल रिटेलिंग कारोबार चलने लायक नहीं बचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय से बढ़ोतरी बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से कच्चा तेल महंगा हुआ है उस तरह देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। फ्यूल रिटेलिंग करने वाली सरकारी कंपनियों यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दाम नहीं बढ़ाने को लेकर सरकारों का दबाव है, लेकिन उन्हें होने वाले घाटे की भरपाई तो सरकार कर देगी, लेकिन जो कंपनियां निजी हैं जिनको ये नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई कैसे होगी? सर, 3 दिन हो गए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसके बाद निश्चित तौर पर पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। महंगाई कितनी कम होगी आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ जो और हुई वो अफरा तफरी मच गई इस पूरे सेगमेंट में। अगर आप देखिए पेट्रोल डीलर्स को लेकर, कंपनियों को लेकर बड़ी ओहापोह की स्थिति बनी हुई है। कैसे थमेगी ये और कितनी गहरी है ये ओहापोह? शुभम, पेट्रोल का जो पूरा यूनिवर्स है भारत में पेट्रोल के सिस्टम का, उसमें पेट्रोल के डीलर और रिटेलर्स उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जिस तरह से पिछले 6-7 महीनों में, अक्टूबर और जुलाई के अगस्त के बाद देखें, पेट्रोल की प्राइसिंग पॉलिसी में जितनी अप्रत्याशित चीज़ें हो रही हैं, सरकारें अचानक जो चौंकाने की कोशिश करती हैं, जब अपेक्षा होती तब कीमतें नहीं बढ़ाई जाती हैं, जब अपेक्षा नहीं होती तब कीमतें घटाई जाती, इस सब ने पूरे रिटेलिंग के कारोबार को हिला दिया है। तो इसका एक पहलू तो वो जो शुभम ने आपको बताया इस कार्यक्रम में कि पिछले साल सरकार ने 2020-21 के बाद से सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सीधे फ्यूल के रिटेल करने के अधिकार दिए थे, और एक तरह से माना गया था कि भारत का जो पेट्रोलियम मार्केटिंग का एरिया है, जिसमें अभी तक सरकारी कंपनियों का एक किस्म से मोनोपोली है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की, और थोड़ा बहुत हिस्सा प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकार ने पहली बार ये नीति बदली थी और अलाउ किया था कि वो कंपनियां जिनके पास रिफाइनिंग नहीं भी है, नीति में जो बड़ा बदलाव ये था कि जिनके पास रिफाइनिंग नहीं भी है वो भी अगर ऑयल की रिटेलिंग में जाना चाहती हैं तो वो सीधे इंपोर्ट कर सकती है और इंपोर्ट करके बेच सकती हैं। वो एक हिस्सा था जिसको पेट्रोलियम की कीमतों में जो सरकार की तरफ से नीति में अस्थिरता थी उसने पूरी तरह हिला दिया, और इसलिए रिलायंस बीपी हो या नायरा हो, बहुत सारी कंपनियों ने अपने डीलर्स को राशनिंग के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति में वो 25 रुपये प्रति लीटर और 8 रुपये प्रति लीटर के लॉस पर पेट्रोल डीजल नहीं बेच सकती। तो भारत की तेल मार्केटिंग में निजी प्रतिस्पर्धा लाने की एक बड़ी कोशिश एक बार फिर खत्म होने जा रही है, क्योंकि एक बार फिर हम उसी मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। ये बात तो हुई प्राइवेट पेट्रोलियम रिटेलर्स की, जिसे भारत में उभरता हुआ बाजार माना गया था, और ये कहा गया था कि अगर बाजार में कंपटीशन होता है तो शायद भारतीय बाजार में वास्तविक रूप से कीमतों में कमी दिखाई देगी सरकारी और निजी कंपनियों के बीच में।
तो दूसरी मुश्किल शुभम और उलझन भरी है। दूसरी मुश्किल यह है कि सरकारी कंपनियों के, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डीलर्स बुरी तरह परेशान हैं। उन्हें अचानक जो सरप्राइज एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है उससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है कि उनके पास तेल महंगी कीमत पर खरीदा हुआ था और अब तेल कंपनियां उन्हें उसकी रिकवरी करने में और उसकी वापसी करने में देरी लगाएंगी। स्वाभाविक सी बात है। हमने इसे कल भी इस बात पर डिस्कस किया था कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी से उपभोक्ता के लिए तो कीमत कम हुई है, केंद्र सरकार ने अपने राजस्व की व्यवस्था में चोट खाई है, पर जो नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है उनकी जो रिकवरी कम हो रही है 25 रुपए के आसपास डीजल पर और 8 से 10 रुपए के आसपास पेट्रोल पर, उसकी रिकवरी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देश के कई सारे शहरों में डीलर्स ने चिट्ठियां लिखनी शुरू की हैं, आपत्ति करना शुरू किया है और यहीं से अब डीलर और तेल कंपनियों के बीच एक खींचतान शुरू हो रही है। डीलर अब कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियों पर यह दबाव होगा कि ऐसी स्थिति में जब उन्हें वैसे भी उनकी ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण रिकवरी कम हो रही है, तब डीलर उन्हें इस बात पर दबाव बनाएंगे कि उन्हें डीलर्स का कमीशन रिवाइज करना चाहिए कि उन्हें नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ ये कीमतों में फेरबदल हो रहा है, सरकार का असमंजस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रिटेल मार्केट में चौतरफा काफ़ी अफरा तफरी है और यहाँ से हमें कई और बड़े घटनाक्रम आने वाले समय में शायद दिखाई देंगे। बिल्कुल, बात हड़ताल तक की हो गई है कि डीलर्स कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे। पेट्रोल डीजल से आगे बढ़ते हैं बिजली की तरफ। देश में बिजली की बढ़ती किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। रिपोर्ट्स की माने केंद्र की तरफ से बिजली कंपनियों को उस बिजली खरीद समझौते से बाहर होने की छूट मिल सकती है जिसके तहत वे राज्यों को तय कीमत पर बिजली बेचने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को विदेश से कोयला आयात करके उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया, लेकिन आयातित कोयला महंगा है और उस आयातित कोयले से बनने वाली बिजली भी महंगी होगी। लेकिन बिजली खरीद समझौते के तहत बिजली संयंत्र बढ़ी हुई लागत उन राज्यों से नहीं वसूल कर सकते जिनके साथ समझौता हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार बिजली प्लांट्स को बिजली पावर एक्सचेंज पर बेचने की छूट दे सकती है अगर उनसे महंगी बिजली खरीदने को मना करेंगे। सर, क्या असर होगा? सीधी सी बात है कि कोयला आयात करने को आप कह रहे हैं, पीपीए के तहत अगर आपको सस्ती बिजली बेचनी थी तो ये दिक्कत थी, इससे कि रास्ता निकलेगा क्या कोई? अब यहाँ एक और नया पेंच आया और हम लोग मनी सेंटर में लगातार बिजली के संकट को शुरुआत से देख रहे हैं और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें कैसे अपने फैसलों में उलझती जाती हैं और यहाँ एक और नया पेंच आया है। इस तरीके की खबरें आई हैं कि जो जेनकोज हैं, जो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं, जिनकी महंगी बिजली खरीदने की क्षमता डिस्कॉम में नहीं है और उनके पास कोयले की बढ़ी हुई कीमत को पास ऑन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उन्हें अब वो अपनी बिजली एक्सचेंजेस को बेचना शुरू करेंगी। अब यहाँ दो बड़े सवाल हैं जो शुभम आप जानना चाहते हैं। अगर उस महंगी बिजली के ग्राहक एक्सचेंज में नहीं होंगे तो कंपनियां बनाकर एक्सचेंज को बेचकर भी क्या करेंगी? बिजली स्टोर करने की तो चीज़ है नहीं। अगर बिजली पैदा होगी तो उसका ऑर्डर पहले होना चाहिए, तब वो निकल कर जाएगी। आप कहीं उसे बंद करके स्टोर करके तो नहीं रख सकते। तो अगर वो कंपनियां डिस्कॉम से ही नहीं जेनको से नहीं खरीद सकती तो एक्सचेंज से कैसे खरीद लेंगी? अगर राज्य सरकारों के पास ये पैसा होगा कि वो सीधे बिजली उत्पादक कंपनी को पेमेंट कर सके तो फिर वो बिजली उत्पादक कंपनी से ही खरीद लेगी, तो एक्सचेंज से जाकर क्यों खरीदेगी? तो अभी इसका कोई मतलब नहीं समझ में आता कि जब समस्या ये है कि राज्य सरकारों के बजटों में पैसा ही नहीं है महंगी बिजली खरीदने का, बिजली कंपनियों के पास कोयले की लागत उठाकर उसे बिजली को महंगी किए बिना बिजली बनाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये सारी चीजें बीटिंग अराउंड द बुश जैसी हैं कि आप दाएं बाएं से चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जिस पीपीए से एग्जिट करने की छूट दी जाने की बात हो रही है इमरजेंसी पावर के तहत, कि उनका जो पीपीए है, पावर परचेज एग्रीमेंट हम जिसको कहते हैं, जो एक बिजली कंपनी एक राज्य के बिजली डिस्कॉम के साथ या सरकार के साथ करती है, उससे एग्जिट करने की छूट की बात पिछले साल से चल रही है। पिछले साल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये इस बात का प्रस्ताव रखा था कि जो कंपनियों के पीपीए पूरे हो चुके हैं, उनका टाइम पूरा हो गया, उन्हें दोबारा पीपीए करने की बाध्यता नहीं है, वो बिजली बनाएं और सीधे एक्सचेंज को बेचना शुरू करें। समस्या का समाधान इससे नहीं हो पा रहा है। समस्या के समाधान की एक कोशिश जरूर अलग से शुरू हुई है कि जो जेनकोज हैं या जो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं, उन्हें बैंकों से इंस्टॉलमेंट पर सस्ते लोन दिलवाए जाएं, जिसका इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाए जाएं, जिस लोन के जरिए वो कोयले का इंपोर्ट करेंगे। लेकिन वो कंपनियां कितना कर्ज लेने की स्थिति में होंगी, हमें याद रखना जरूरी है कि 2 साल 3 साल से लगातार बिजली क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज बड़ी समस्या बने हुए हैं। बहुत सारी कंपनियों को बार बार आरबीआई को अलग अलग पैकेज देकर बिजली कंपनियों को उबारना पड़ा है। तो समस्या वहीं फंसी हुई है, बिजली की कीमत कौन चुकाएगा, महंगी बिजली की, और जब तक बिजली की महंगी कीमत चुकाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ये इसका समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। अगली खबर रेलवे से।
देश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की योजना को झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेल प्रस्तावित 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना को बंद कर सकती है। ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर, वेस्ट ईस्ट फ्रेट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर योजना बंद करने की बात की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा चल रही फ्रेट कॉरिडोर योजनाओं में भी रेलवे को जमीन अधिग्रहण में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि नए कॉरिडोर की योजना को बंद करने की आशंका गहरी हो रही है। सर, आखिर रेलवे की इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजनाएं कहा जाता था, डीएफसी आएगा, पूरा देश बदल जाएगा, ट्रेनें अलग होंगी मालगाड़ियों की और पैसेंजर ट्रेन अलग होंगी, अब उन्हीं को बंद करने की बात, ऐसा क्यों? कई सारी वजहें इसकी हैं। रेलवे की फिनांसेस, रेलवे की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब थी। दुनिया की सबसे बड़ी रेल कंपनी जिसको अगर आप कहें भारतीय रेलवे, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सरकार को उसका बजट अलग करके उसको जनरल बजट में मर्ज करना पड़ा था। उसके बाद भी रेलवे के पास कोई ऐसा रोबस्ट बिजनेस मॉडल नहीं आया जिससे कि वो राजस्व बढ़ाकर दिखा सके। इस बीच में कोविड आ गया। कोविड के बाद जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी उस हिसाब से उसने ये बताया था कि रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 96% के आसपास है, यानी रेलवे 100 रुपये कमाने के लिए 96-97 रुपये खर्च करती है, ये ऑपरेटिंग रेशियो है। बाद में कहा गया कि नहीं, अगर उसमें पेंशन फंड्स के योगदान को मिला लिया जाए तो दरअसल रेलवे 100 रुपये कमाने के लिए 114 रुपये खर्च कर रही है। रेलवे जितना कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो उन रेलवे की के फिनांसिंग पर सीएजी की उस रिपोर्ट के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी विचार कर रही, जो बात हमें संसद के हाल के सत्र के दौरान पता चली। तो रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर केवल रेलवे के लिए नहीं, भारत के लिए भी बहुत बड़ी परियोजना थी, दो वजहों से। एक तो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा डिमांड आने की संभावना थी, क्योंकि जिन एरियाज में इनको बनाया जाना था उसके आसपास लैंड का डेवलपमेंट होना था, वेयर हाउसेज बनने थे, बाकी एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। तो इन्हें वापस लेने की खबर का मतलब है कि रेलवे अपनी सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पीछे हट रही है। जमीन के अधिग्रहण की दिक्कतें तो है ही, इसके अलावा रेलवे के पास इन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा नहीं, जो रेलवे की बैलेंस शीट को देखकर समझा जा सकता है, जो अभी बजट के साथ देश के सामने पेश की गई। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ये रेलवे को अभी 72,000 पदों में कटौती करनी पड़ी क्योंकि वित्तीय दबाव इतने ज़्यादा हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रेलवे जो मौजूदा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसको चलाने की बात है, उसी में अतिरिक्त लाइनें डालने की बात कर रही है। दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के पीछे जो सबसे बुनियादी आकलन था शुभम, यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था दहाई के अंक से दौड़ेगी, उसकी आर्थिक विकास दर 9%, 10% के आसपास होगी। आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाकर तैयार कर लें और अर्थव्यवस्था में विकास दर ही नहीं है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे होगा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को पूरे देश में चलाने के लिए उतना फ्रेट भी तो होना चाहिए, उतनी इंडस्ट्री में डिमांड भी तो होनी चाहिए। तो शायद रेलवे को समझ में आया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी उतनी विकास दर की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, इन परियोजनाओं में पैसा क्यों डाला जाए। तीसरी और महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह कि रेलवे की फिनांसिंग बड़े पैमाने पर कर्ज से होती है, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लेकर आती है। बाजार में ब्याज दरें महंगी हो रही हैं। रेलवे के लिए अब परियोजनाओं को महंगे कर्ज से फिनांस करना कितना संभव होगा, जबकि वो परियोजनाएं लंबे समय के लिए और उनमें रिटर्न आने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। और रेलवे की वैसे भी जितनी परियोजनाएं, उन पर जो आरओसीई है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो बहुत ही खराब है। तो ये तीन बड़ी चीज़ें, तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जिनकी रोशनी में आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि रेलवे को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं। ये भी ध्यान रखना होगा कि बजट में जब कैपेक्स की बात होती है तो सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे का ही होता है, और रेलवे ही जब अपनी परियोजनाओं से पीछे हट रही है तो सरकारी जो कैपेक्स है, गवर्नमेंट कैपेक्स जो है, जो जीडीपी में 30% के आसपास का हिस्सा रखता है, उसका क्या होगा। अगली खबर टेलीकॉम टैरिफ की। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब टेलीकॉम कंपनियों ने नवंबर-दिसंबर में मोबाइल टैरिफ 20 से 25% की बढ़ोतरी की थी, और अब खबरें आ रही हैं कि दिवाली तक एक बार फिर तीनों दिग्गज कंपनियां वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल टैरिफ में 10 से 12% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। सर, क्या ये बढ़ोतरी को महंगे 5G स्पेक्ट्रम की रोशनी में देखना चाहिए? महंगे 5G स्पेक्ट्रम की रोशनी में तो देखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैं भी टेलीकॉम कंपनियों की बैलेंस शीट और उनके का जो हिसाब किताब है रेवेन्यूज़ का और सब्सक्राइबर ग्रोथ का, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस तरीके की खबरें थी कि पिछले दिनों जो टैरिफ बढ़े हैं उससे भारत में टेलीकॉम सब्सक्राइबर ग्रोथ में कमी आई है, पर कंपनियों के हिसाब से वो उतनी महत्वपूर्ण और उतनी बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चर्न हुआ है। कंपनियों को ये लग रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में टेलीकॉम अनिवार्यता है, ज़रूरत है। लोग अपने टेलीकॉम के खर्चों को सीमित नहीं कर सकते, और इसलिए ये मौका है कि जब एक बार टैरिफ और बढ़ा लिया जाए, क्योंकि 5G वैसे भी प्रीमियम होने वाला है। 5G के कॉन्टेक्स्ट में देखने से ज़्यादा बेहतर है कि कंपनियों की ये लक्ष्य है कि जब तक उन्हें 5G के लिए पैसा डालना पड़े नेटवर्क में, तब तक उनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी प्रतिधारक जो उनको
कमाई Revenue होती है, आता जो है। राजस्व होता है, वो एक स्तर पर पहुंच जाए। तो जो आकलन हमें मिल रहे हैं कि जो इस वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 10% की ग्रोथ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में आ जाएगी, अगर कंपनियां ये 10 से 12% की टेरिफाई कर देती हैं। अंदाज ये है कि शायद सबसे पहले 200 रुपए पर यूजर का मार्क पार करने वाली कंपनी एयरटेल होगी, जो 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। जियो करीब 185 पे होगी और वीआई वोडाफोन आइडिया करीब 135 के आसपास पे पहुंचेगी अपने करंट लेवल एआरपू से। तो कोशिश ये कर रही हैं टेलीकॉम कंपनियां कि दिवाली तक 1-2 किश्तों में बढ़ोतरी और कर दी जाए, ताकि उनके पास उनकी बैलेंस शीट इतनी मजबूत हो जाए कि फिर वो एक लंबे समय के लिए 5G के क्रियान्वयन में जो भी पैसा उनको डालना है, जो भी निवेश करना है, उसके लिए तैयार हो सके। तो पूरी कोशिश सिर्फ इस बात की है कि आरपू को उस लेवल तक ले जाया जा सके जहां से नुकसान होना सीमित किया जा सके। चलिए, अब आप देखिए मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट कि आखिर डॉलर के मुकाबले जब रुपया दुबला होता है, कमजोर होता है, तो आपकी हमारी जेब पर कितना असर पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया दुबला हो रहा है। एक डॉलर की कीमत अभी 78 के करीब है। पिछले साल मई में ये 72 पर थी, यानी साल भर में 8% की गिरावट। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि रुपए की कमजोरी या डॉलर की ताकत से आपका कोई लेना देना नहीं, तो आप गफलत में हैं, क्योंकि कमजोर होता रुपया आम जनता से लेकर सरकार तक सबके लिए सरदर्द है। अब समझते हैं कि आखिर कैसे। देश में जो कुछ भी आयात होता है उसका भुगतान डॉलर में होता है। डॉलर महंगा यानी भुगतान के लिए ज्यादा रुपए की जरूरत, और ज्यादा रुपए की जरूरत यानी महंगाई। अब अपने आसपास देखिए, पेट्रोल डीजल से मोबाइल फोन तक और फ्रिज, टीवी, एसी से बच्चों के खिलौने तक, क्या कुछ ऐसा है जो इंपोर्टेड माल के बिना तैयार नहीं होता, या कहिए आप तक नहीं पहुंचता। यानी रुपया कमजोर तो ताकत मिली इंपोर्टेड महंगाई को, जिसका असर देश की जनता पर पड़ता है। मतलब ये बात विदेश में घूमने और पढ़ाई करने से आगे की है। आप पूरी तरह स्वदेशी होकर भी रुपए की कमजोरी की आंच में तप रहे हैं। अब आयात महंगा होता है तो सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी घटने लगता है, जहां डॉलर रखे होते हैं। पिछले साल सितंबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर था, जो अब घटकर 593 अरब डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने के साथ साथ आयात ज्यादा, निर्यात कम होने से व्यापार घाटा बढ़ता है, जिसका असर सरकार के बजट से देश की साख का होता है। अब सबसे जरूरी बात, रुपए में कमजोरी आती क्यों है? सीधी बात, डॉलर को मजबूती मिलने से। और मजबूती मिलती क्यों है? डॉलर की मांग बढ़ने से। ये तो मांग आपूर्ति का बुनियादी सिद्धांत है। इस वक्त डॉलर की मांग बढ़ रही है। शेयर बाजार में छाई बिकवाली से विदेशी निवेशक शेयर बेचकर जा रहे हैं। उन्हें चाहिए डॉलर। अक्टूबर से अब तक विदेशी निवेशक करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। डॉलर में कहें तो लगभग 26 अरब डॉलर की। इसके अलावा रही बची कसर पूरी कर दी युद्ध के कारण उबलते कच्चे तेल के भाव ने। 110 डॉलर के ऊपर कच्चे तेल की कीमतों में डॉलर बहे जा रहा है। यही मांग रुपए को कमजोर कर रही है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच रिजर्व बैंक भी लंबे समय तक डॉलर बेचकर कृत्रिम मांग उत्पन्न नहीं कर सकता। अब सवाल ये, तो फिर स्थिति सुधरेगी कैसे? जब इसका ठीक उल्टा होगा, देश में डॉलर आने लगे या आयात के बिल में कमी हो जाए। यानी या तो शेयर बाजार से अनमने निवेशकों को बाजार में कमाई के मौके दिखने लगे, या फिर आयात के बिल में राहत मिल जाए। दोनों ही मोर्चों से फिलहाल किसी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं है। मनी 9 के लिए शुभम शंखदर। तो रुपया कमजोर होने से आपकी जेब पर, हमारी जेब पर कितना असर पड़ता है, सड़क से संसद तक, सरकार से आम जनता तक लोग कैसे परेशान होते हैं, ये तो आपको इस स्पेशल रिपोर्ट से समझ आ गया। इस पर अंशुमान जी की टिप्पणी ले, उससे पहले एक खबर आप विदेशी मुद्रा भंडार की सुनिए। तेजी से घट रहे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में और गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल देश का विदेशी मुद्रा भंडार
और 35 अरब डॉलर कम हो सकता है। इसके बाद जो डॉलर बचेंगे उससे केवल 9 महीने के बराबर आयात की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। सर, विदेशी मुद्रा भंडार का घटना अब 9 महीने की बातचीत शुरू हो गई कि 9 महीने के आयात के बराबर, अभी 1 महीने पहले तक 1 साल के आयात के बराबर हम बात कर रहे थे। ये कितना गहरा संकट, कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? ये खबर सबसे चौंकाने वाली खबर है और मुझे लगता है ये खबर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, रिजर्व बैंक के लिए, रुपए के लिए, आयात के लिए, महंगाई के लिए कतई अच्छी नहीं है। और यहाँ से हमने इससे पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि भारत की सबसे बड़ी दरार है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट ध्यान से जब आप पढ़ें तो आपको कई महत्वपूर्ण रुख इसमें दिखाई देते हैं। रुपए के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमें आज समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये, इसे इस रोशनी में देखें कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने कल जो अपना इंटरव्यू दिया था उसमें ये बात स्वीकार की थी कि रुपए पर दबाव है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि रुपए में एक साथ तेज गिरावट नहीं होने दी जाएगी, वो आरबीआई भीतर से मार्केट में इंटरवीन करता रहेगा। यानी कल ही रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस बात के लिए के संकेत दे दिए थे कि विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल रुपए को बचाने में, रुपए में टूट रोकने के लिए किया जाएगा। यानी विदेशी मुद्रा भंडार होगा तभी रुपए में तेज गिरावट रुक सकेगी। अब ये रिपोर्ट बताती है कि मई 13 का जो आंकड़ा, 13 मई का आंकड़ा हमारे पास है, इस तारीख को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 593 बिलियन डॉलर, 593 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो 18 फरवरी को 633 बिलियन डॉलर की पीक पर। इनका मानना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का यह मानना है कि ये गिरावट अभी 40 से 45 बिलियन डॉलर की और होगी। इस गिरावट में करीब 45% की गिरावट तो वैल्यूएशन साइड से है, यानी कि रुपए की कीमत में जो गिरावट आई है डॉलर की मजबूती के कारण, और 30% की जो गिरावट है वो जो एक्चुअल डॉलरों का स्वैप हुआ है, बाई सेल स्वैप हुआ है, या तो विदेशी निवेशकों ने डॉलर निकाले या रिजर्व बैंक ने डॉलर छोड़कर रुपया खरीदा है ताकि डॉलर को बचाया जा सके। ये करीब 10 बिलियन डॉलर के आसपास का इस तरीके का है। और बाकी एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट का आउटफ्लो है जो इंपोर्ट के लिए जाता है। 12 महीने से 9 महीने के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार होना हमें टच एंड गो की स्थिति है, और खासतौर से उस स्थिति में जबकि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपए पर कमजोरी का दबाव बना हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई नियंत्रित करना नहीं है, ब्याज दरें नियंत्रित करना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चुनौती रुपए में भरोसा नियंत्रित करना है, रुपए की गिरावट को सीमित रखना। और जब तक ये नहीं रुकेगी, बहुत सारी चीज़ों में कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि हमारी ईंधन की महंगाई इंपोर्टेड है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की महंगाई इंपोर्टेड है, हमारी कोल की महंगाई इंपोर्टेड है, हमारी इडबिल ऑयल की महंगाई इंपोर्टेड है, हमारे यहाँ गोल्ड की महंगाई इंपोर्टेड है। तो हमारे भारत के महंगाई के बास्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पर रुपए की कीमत में गिरावट से प्रभावित होती हैं, और रुपए की कीमत में गिरावट के जो अनुमान मिल रहे हैं वो 78-79 तक के हमारे पास मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बाकी चिंता की बात है, अगर रुपया दुबला होता है तो कैसे हमारी और आपकी आफत बढ़ती जाती है। अब आज दिन की सबसे बड़ी खबर, चीन। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में जीरो कोविड नीति की वजह से आर्थिक हालात बिगड़ने लगे हैं। यही वजह है कि कई बड़ी एजेंसियों ने 2022 के लिए चीन के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चीन की मुद्रा युआन में कमजोरी बढ़ती जा रही है और युआन 19 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। चीन से विदेशी निवेशक लगातार अपना निवेश निकाल रहे हैं। फरवरी से अप्रैल के दौरान विदेशी निवेशकों ने चीन के बॉन्ड मार्केट से 45 अरब डॉलर का निवेश निकाला है। खराब आर्थिक हालात का असर चीन की जनता पर पड़ रहा है और वहां के लोग अपने दैनिक खर्च में कटौती कर रहे हैं। अप्रैल के दौरान यही वजह है कि चीन के कंज्यूमर स्पेंडिंग में 11% की कमी आई है। सर, चीन की ये हालत आखिर हो क्यों गई? चीन की अर्थव्यवस्था में 3 बड़ी चुनौतियां और ये बड़े दबाव हैं, और ये दबाव हमारे लिए समझना जरूरी है शुभम, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में जो भी होता है, चीन की अर्थव्यवस्था में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसका असर आपको चिली में तांबे की माइन से लेकर ऑस्ट्रेलिया में कोयले की माइंस तक सब जगह दिखाई देता है। ये आकलन हमारे सामने है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन में जितने भी आकलन अब आ रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जब तक कोविड के लॉकडाउन की नीति, जीरो कोविड की पॉलिसी, बार बार लौटता कोविड, बड़े शहरों में लॉकडाउन रहेंगे, तब तक चीन अपनी आर्थिक विकास दर को प्री कोविड लेवल तक नहीं ले जा सकता। और इस साल कम से कम, इस साल अगले 1 महीने से अगले 1 साल से लेके 1.5 साल तक चीन की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड लो ग्रोथ होने की संभावना है। पहली चीज ये। दूसरी चीज़ है, चीन की अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ पर बहुत निर्भर है। कमाई लोगों की टूट रही है, इसके कारण वहाँ पर
कंजम्पशन स्पेंडिंग घट रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि चीन लगातार पिछले करीब 1 साल से तरह तरह के अलग अलग क्षेत्रों से तरह तरह के संकटों के दबाव में। चीन की अर्थव्यवस्था में इस गिरावट को वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश जो चीन के सरकार के बॉन्ड्स में और शेयर बाजार में निवेश करते हैं। और इसलिए हमने बड़ा एग्जिट देखा है पिछले 1 साल के भीतर। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालते हुए लोगों को देखा है, चीन के बाजारों से पैसा बाहर निकला है और युआन को सपोर्ट करने के लिए चीन को काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो स्पष्ट रूप से ढलान की तरफ है। इस बात का के संकेत और आसार हमें बहुत सारे आंकड़ों के साथ मिल रहे हैं। आकलन भी हमको वैसे ही मिल रहे हैं। सर, ये क्राइसिस अगर समझना हो कि कितनी गहरी है तो कैसे समझा जाए? और दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा कि ये वहाँ के राजनीति के हिसाब से अगर देखिए तो वहाँ कितनी बड़ी उठापटक मचा सकती है? क्राइसिस इसलिए गहरी है शुभम कि 3-4 बड़े सेक्टर हैं चाइना के और तीनों चारों सेक्टर में पिछले 1 साल के भीतर कोई ना कोई बड़ा फियास्को हो चुका है। हमने रियल एस्टेट सेक्टर में एवरग्रांडे का कोलैप्स देखा और उसके बाद चीन का जो रियल एस्टेट सेक्टर के लेंडिंग का जो पूरा अपारदर्शी नॉन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर था वो खुलकर सामने आ गया। चीन की सरकार को तत्काल इंटरवीन करना पड़ा, कूल डाउन करना पड़ा, लेकिन वो समस्या रियल एस्टेट सेक्टर से फैल गई और रियल एस्टेट सेक्टर पर जो विदेशी निवेशक थे, ग्लोबल निवेशक थे, उनके विश्वास पर चोट लगी। फिर हमने चीन की जो न्यू इकोनॉमी थी उसमें क्राइसिस देखी, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड हो, चाहे वो दीदी से रिलेटेड हो, अलीबाबा से रिलेटेड हो। नई इकोनॉमी में भी हमने लगातार संकट देखा, दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। और तीसरा जो चीन का मुख्य हब है मैन्युफैक्चरिंग, उसके आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए कि हम लोगों ने कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग में लगातार गिरावट आई है। जरूर मजबूरी ये है कि ये उस समय संकट आ रहा है जब शी जिनपिंग को इस साल के अंत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जनरल कांग्रेस है वहाँ तीसरे टर्म की मंजूरी लेनी है, जो हाल फिलहाल में किसी भी चीन के मुखिया के लिए या राष्ट्रपति के लिए बहुत हिस्टोरिक बात होगी कि उन्हें तीसरा टर्म फिर से चीन को लीड करने के लिए मिले। तो वो जब इस तरफ बढ़ रहे हैं तो चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर जो गहरे संकट हैं वो शी जिनपिंग की राजनीतिक साख और ताकत को चीन के भीतर कमजोर कर रहे हैं। और कुछ संयोग ऐसा है कि पिछले 1-1.5 साल से शी जिनपिंग और उनकी पूरी की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की टीम देश के भीतर आर्थिक संकटों को लेकर, चुनौतियों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझी हुई भी है। हालांकि चीन की अपनी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें, दबाव, दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमताएं हैं, पर जो घरेलू चुनौतियां हैं चीन के भीतर वो शी जिनपिंग की राजनीतिक चुनौती में बदल सकती है। इस बात के संकेत और अनुमान हमें वहाँ से मिल रहे हैं। सर, अब फिर शी जिनपिंग कोशिश तो करेंगे ही, तैयारी करेंगे। क्या तैयारियां हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके इसके लिए? बड़े पैकेज की तैयारी हो रही है। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि चीन में बड़े पैकेज की तैयारी हो रही है। चीन में 2-3 बड़े पैकेज बन रहे हैं। एक तो चीन की राज्य सरकारें वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान करती हैं। चीन के राज्यों से कहा गया है कि वो अपने यहाँ टैक्स में कमी करें। सबसे बड़ी जो टैक्स रिबेट है वो करीब 140 बिलियन युआन की, करीब $21 बिलियन के आसपास की टैक्स कटौती की जा सकती है खपत बढ़ाने के लिए, उद्योगों को मदद करने के लिए। चाइना ने खासतौर से पैसेंजर कार्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए करीब 60 बिलियन युआन के टैक्स कट की तैयारी शुरू की है कि कारों की सेल बढ़ाई जाए। अथॉरिटीज से ये कहा गया है, बाकी कंपनियों से कहा गया है कि वो सोशल सिक्योरिटी के जो पेमेंट्स कर रही हैं उन्हें रोकें और बाकी जगह इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं। छोटी कंपनियों को सरकार की तरफ से सीधी मदद दी जा रही है। एक बड़ा पैकेज राज्य सरकार की मदद से, राज्य सरकारों की मदद से और चीन की केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया जा रहा है। लगभग करीब 2.64 ट्रिलियन युआन के आसपास का पैकेज हो सकता है जो आने वाले समय में चीन में अलग अलग स्तरों पर लागू किया जाएगा ताकि चीन की अर्थव्यवस्था को एक सीमा से अधिक नीचे गिरने से बचाया जा सके। चीन की राजनीतिक ताकत का और चीन के दुनिया में रसूख और प्रभुत्व का, बात हमें ध्यान रखनी होगी कि चीन की राजनीतिक ताकत और दुनिया में रसूख और प्रभुत्व की जो जान है वो चीन की आर्थिक ताकत में बसती है। चीन की अर्थव्यवस्था का जो आकार है, चीन की आबादी का जो आकार है, उसमें चीन दुनिया को छोड़ दीजिए अपने देश के लिए भी आर्थिक विकास दर में मंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी राजनीतिक चुनौतियां काफ़ी गहरी हो सकती हैं। और इसलिए अब हम पूरी दुनिया का फोकस अमेरिका और यूरोप से हटकर अगले कुछ महीने तक चीन पर रहने वाला है कि चीन इस संकट में जहां वो खिसक रहा है धीमे धीमे उससे कैसे उबरता है, और अगर वो उसको उबरने में देर होती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर उसका असर पड़ेगा। देखिए, चीन ने ब्याज दरों में भी कमी की,
लंबे समय बाद चीन ने ब्याज दरों में कटौती की। दुनिया के देशों जब में सब बढ़ा रहे हैं। दुनिया के देशों में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, पर चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए ब्याज दरों में कमी करनी पड़ी। तो ये दिलचस्प होगा, ये बड़ा घटनाक्रम है जो कोविड से और बाकी सारी चीज़ों से निकल कर आता है। पर चीन की अर्थव्यवस्था के संकट में होने के राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और दुनिया की सप्लाई चेन के तौर पर बड़े असर है। सप्लाई चेन के तौर पर असर हम इसलिए समझें कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था में अपने ही उत्पादन में गिरावट होगी तो चीन दुनिया को कैसे सप्लाई करेगा, और वो दुनिया की सप्लाई चेन के लिए अभी भी चुनौतियां 2 साल से चल रही, उनका क्या असर होगा। इसलिए चीन पर अब दुनिया भर की निगाह होगी कि चीन की अर्थव्यवस्था की अगली दिशा क्या होने वाली है। बिल्कुल, यानी कि अभी तो गहरे संकट में है चीन और इसको उभारने के लिए सरकार वहाँ के प्रयास भी कर रहे हैं। इसके आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक क्या मायने हैं, अंशुमान जी ने विस्तार से समझा दिया। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। कल आपसे फिर होगी मुलाकात शाम को 7 बजे। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। का तमाम ये संबोधित लाल है।